हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। फ्री बैच दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। पेपर वन की हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं और यूनिट नंबर 1 हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यूनिट नंबर 2 जो रिसर्च एप्टीट्यूड की है, और जो पेपर टू कॉमर्स है उसकी हमारी पहली 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। चौथी यूनिट भी कल लास्ट सेशन होगा, कंडक्ट करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती है। इंटायर डिटेल में सिलेबस करवाया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स आपको पूरे सिलेबस के इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। सेम वे में डेली क्विज कंडक्ट किया जाता है, वो भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। पीडीएफ उसके आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप उसको जस्ट आपको करना क्या है, चैनल को ज्वाइन कर लो। दोनों टेलीग्राम चैनल में 155 मेंबर्स हमारे जुड़ चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे भी 190 मेंबर्स हो चुके हैं। सो दोनों चैनल्स को ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, आपकी ऑथेंटिक कंटेंट है आपके लिए। बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। सो आज हमारी, जैसे आपको पता है, हमने अपने पेपर 1 की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की हुई है, कम्युनिकेशन। उसमें से हमने कल सबसे जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें हमने मीनिंग टाइप्स कर लिए थे। अब आगे बढ़ते टाइप्स अभी करने हैं, टाइप्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं अप्रॉक्स पेज नंबर 142 पे, और आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। फैक्टिक कम्युनिकेशन से हमने करना था ये, अभी ये तो करवा दिया था मैंने आपको, ये भी करवा दिया था, नहीं, हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आती है फैटिक कम्युनिकेशन। बेसिकली ये क्या होता है, स्मॉल टॉक और कम्युनिकेशन एम्ड एट मेंटेनिंग सोशल बॉन्ड्स रेदर देन कन्वेइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देखो, जब आप कम्युनिकेट करते हो, अब आप कम्युनिकेट कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप, ये स्मॉल टॉक्स होते हैं। जैसे मतलब मान के चलो आप किसी से बात कर रहे हो, बट आपका काम ये नहीं, आपके बात करने का मकसद ये नहीं है आपने उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, बट जो आपका मकसद वो है कि आपने एक सोशल बॉन्ड बनाना है। यानी वो जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, स्मॉल टॉक्स हो रही हैं, उसको हम फैटिक कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। यानी ये एक ऐसी टाइप है कम्युनिकेशन की जो सोशल इंटरेक्शन करने में हेल्प करती है। यानी इसमें आपको कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने कोई सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी। जैसे हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की थी ना, उसमें लिखा गया था कि आपको आइडियाज अपने शेयर करते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, थॉट्स शेयर करते हो। बट जो फैटिक कम्युनिकेशन है ना, बीइंग अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मेजर पर्पस यही है कि सोशल इंटरेक्शन करना। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं होता कि आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट या सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है अगले बंदे को। इसको बेसिकली यूज ही सोशल बॉन्ड्स बनाने के लिए किया जाता है। यानी जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, उसमें जरूरी तो नहीं आप हमेशा मतलब लाइक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, वो एक सोशल बॉन्ड बनाना होता है, सोशल इंटरेक्शन करनी होती है। रिलेशनशिप्स में ये की जाती है। आप बेसिकली इसको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए भी आप कह सकते हो। देखिए, जैसे हम कर नहीं देते, अगर हमने कोई बात करनी है, पहले हम बुला के क्या हाल चाल है आपका जी, कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, ये सारा कुछ फैटिक कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, सब अगर आप किसी को ग्रीट करते हो, क्या पूछते हो वो कैसे, उसका हाल चाल क्या है, आप वेदर के बारे में डिस्कस करते हो, भाई आज का मौसम बहुत सुहावना है, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि बड़े आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, या आप किसी के फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछ लेते हो, भाई आपका फैमिली का क्या हालचाल, ठीक है सभी। ये सारे फैटिक कम्युनिकेशन की बेस्ट एग्जांपल्स है। फैटिक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इसी कारण है क्योंकि ये आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। आपको एक सेंस ऑफ कनेक्शन बन जाता है आपका दूसरों के साथ। मतलब जब आपका एक सोशल बॉन्ड बनेगा, सोशल इंटरेक्शन होगी ना, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाएगी, कनेक्शन बन जाएगा। सो इससे एक स्मूथ ओवर ऑकवर्ड सोशल इंटरेक्शंस हो जाती हैं। मतलब अगर मान लो सपोज करो, मतलब मेजर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले जो ये कन्वर्सेशंस होते हैं ना, ये स्मूथ कर देते हैं प्रोसेस कम्युनिकेशन का। सो पीपल ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं आगे फुल फ्लैश कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने में। ठीक है, अब आगे आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की। अब ये देखो,
जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आप चाहे मतलब ओवरऑल लेवल पे समझ लो कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, और इवन चाहे हर एक कम्युनिकेशन की टाइप को आप चेक कर लो, उसमें सभी में ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगी। सबसे पहले आती है पर्पसफुल है, कम्युनिकेशन भी इंटेंशनल होती है, ठीक है, वो हमेशा कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, मतलब हम कोई बात करनी चाहते हैं तभी हम कम्युनिकेट करेंगे, अब हम बिना बात के थोड़ी बोली जाएंगे, ठीक है, वो तो लोग कहेंगे कि भाई पागल होगा, बिना कुछ बात के ही बोली जा रहा है। सो कम्युनिकेशन हमेशा इंटेंशनल और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही की जाती है। सेकंड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड होती है मीनिंगफुल यूनिट्स में, मतलब जब आप कम्युनिकेशन करोगे, उसका प्रोसेस कैरी आउट करोगे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड है, यानी उसमें आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, वो स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे तभी आप कम्युनिकेशन को कंडक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है चॉइस, कम्युनिकेशन में आपको चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, ठीक है, आपको चॉइसेस मतलब आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, आपने उनमें से चूज करना है, ठीक है, यानी आप क्या कम्युनिकेट करोगे, कब करोगे, और आपका चैनल क्या होगा, मतलब अगर आपने बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करोगे, कब बात करोगे, कितनी बात करोगे, यह सब कुछ इसकी रिगार्डिंग आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आती है पावर, कम्युनिकेशन में पावर डायनामिक्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेशनशिप्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को, और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की आउटकम्स निकलेंगे उनको भी, यानी जो ये पावर डायनामिक्स है ना, ये चेंज होंगे, बीइंग डायनामिक्स इन, यानी इनके में फ्लक्चुएशंस आएंगी, जब इनमें फ्लक्चुएशंस आएंगी तो डैम श्योर जो रिलेशनशिप्स हैं, जिन बंदों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, वो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से रिलेटेड है, वो उस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सोशल स्ट्रक्चर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो आउटकम्स निकलनी है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगर मैं आपको, अगर ना पेपर में उन्होंने आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे दी थी, उन्होंने कहा था बताओ कि ये स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी करेक्ट है कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। सो बेसिकली पहले ये थी कम्युनिकेशन पर्पसफुल है, हर कम्युनिकेशन पंचुएटेड होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन में आप चॉइसेस करते हो, ये चीजें मैं सारी आपको डिटेल में एक्सप्लेन अब कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं ग्रेप वन कम्युनिकेशन। देखो ग्रेप वन कम्युनिकेशन, अब ना कम्युनिकेशन की कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो वैसे तो नहीं आपने पढ़ी होंगी पर पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले आती है ग्रेप वन कम्युनिकेशन। देखो ये बेसिकली एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो जिसमें ऑफन रूमर्स स्प्रेड होते हैं, ठीक है, अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी जिसे आप कह दो कि फेक स्टोरीज कह लो, रूमर्स मतलब अफवाहें। यानी देखो एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल ये है जो पूरा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे में कंडक्ट की जाती है। इनफॉर्मल ये होती है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब ये ना मान के चलो बंदों के बीच में जैसे मतलब कह नहीं जैसे जिसे हम कहते हैं कि अफवाहें फैल रही हैं वाइल्ड फायर की तरह, ये वो गया। इसे ग्रेप वाइन ही इसीलिए क्या गया है क्योंकि इसका नाम ही बताता है। देखो ग्रेप वाइन मतलब जहाँ पे ग्रेप्स उगते हैं ना, जो उसकी शाखाएं उगती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, उसकी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होती, इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा गया। नेक्स्ट आती है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। देखो टेक्टाइल कम्युनिकेशन की खासियत क्या है, इसमें टच और फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी जब आप ग्रीट करते हो, किसी से हाथ मिलाते हो, अगर किसी को आप शाबाशी दे रहे हो, उसके मतलब बैक पे टैप ऑन कर रहे हो, तो ये सब कुछ टेक्टाइल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट होती है फीडबैक कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन में आपको रिस्पॉन्स या रिएक्शन मिलती है आपके प्रीवियस मैसेज की। मान के चलो अगर आपने अपना एक मैसेज कन्वे कर दिया, ठीक है, अगले बंदे ने वो मैसेज को रिसीव कर लिया, अब वो जो मैसेज आपने अगले बंदे ने रिसीव किया, जब वो उसका आपको रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, ठीक है, उसे हम फीडबैक कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। आगे आते एक ना लाइन सुनो पहले, इन सीरियस और फॉर्मल कम्युनिकेशन सिचुएशन it is often advisable to avoid excessive smiles and laughter as they may undermine the seriousness of the message being conveyed। देखो अगर तो आप देखो कम्युनिकेशन अगर तो सीरियस है, मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हो, तो अगर आप वो कम्युनिकेशन जब कैरी आउट आप कर रहे हो, अगर आप उसमें स्माइल्स पास करोगे या हंसोगे, वो कहीं ना कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें गलत चली जाएंगी, यानी जो आपका कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का, यानी जो आपकी गहराई और सीरियसनेस है ना, वो खत्म हो जाएगी। सो इस चीज़ को आपका कम्युनिकेशन करते टाइम
अवॉइड करना पड़ेगा। आगे वो क्या कहते हैं, जो नॉन वर्बल क्यूज है ना, जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, स्माइल्स या लाफ्टर होगी, ये इंडीड ये भी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्सचुअल है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन करती है। अब जो ये अप्रोप्रिएटनेस है नॉन वर्बल क्यूज की, ये डिपेंड करती है कि आप उनको यूज किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, क्या आपके कल्चर के नॉर्म्स उस चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, और जो आपकी मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हो, जो उसकी नेचर है वो उसके साथ मैच खाती है या नहीं खाती। ठीक है, आगे आती हैं दो टाइप की और कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस। देखो जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसमें हम फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन बेसिकली ये होती है, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंक्रोनस का बताऊं, जो सेंडर और रिसीवर है ना, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यानी जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो बेस्ट एग्जांपल है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की, जहां पे इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन पर्सन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी देखो, अब मैं अगर सपोज करो, अब जैसे ये क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया, आप अपनी कन्वीनियंस पे जब इसको आपको ठीक लगेगा तो आप इसको वॉच कर लोगे, ये है असिंक्रोनस, हम इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इन पर्सन। और यही चीज अगर हम उठा के वीडियो कॉल करें, मान लो वीडियो कॉल करते हैं, यानी वीडियो कॉल में आप बिल्कुल लाइव होगे ना, आप भी फेस टू फेस, मैं भी फेस टू फेस, सेशंस कंडक्ट होंगे, कम्युनिकेशन कंडक्ट होगी, सो वो होगी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की टाइप। ठीक है, समझ के सिंक्रोनस और सिंक्रोनस मैंने आपको बता दिया। देखो जो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली रियल टाइम में होती है, यानी जहां पे पार्टिसिपेंट्स अपने आप को इंगेज करते हैं, इमीडिएट और इंटरेक्टिव एक्सचेंज होता है आइडियाज का। जो असिंक्रोनस है ये रियल टाइम में नहीं होती, आप इसमें क्या करते हो, आप मैसेज को सेंड कर देते हो, जो रिसीवर वो अपने टाइम पे उसको रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। क्या, देखो पहले तो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी जो बोर्ड रूम मीटिंग होती है ना, लाइक जो कंपनीज हैं वो बोर्ड रूम्स, मतलब बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, जो बोर्ड रूम मीटिंग कंडक्ट करने का तरीका है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का। यहाँ पे जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो वो इकट्ठे होकर कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं और अपना खुद का कुछ ना कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग में देते हैं। जैसे सेमिनार कह लो, यानी नहीं सेमिनार में आप कह सकते हैं, मान लो अगर आपका कोई, आपकी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कोई डिसीजन लेना और आप सब चाहते हो कि हर मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करे, आपने सभी को मीटिंग रूम में बना लिया, ठीक है, स्टाफ मीटिंग करने लगे हो, आप एम्प्लॉयज की मीटिंग करने लगे, यानी जब वहां पे डिस्कशन स्टार्ट होंगी तो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन की टाइप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन। देखो जब जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसका हेड अपने एम्प्लॉयज को कुछ चीजें बताता है, यानी जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ चीजें कम्युनिकेट करता है, वो वन वे कम्युनिकेशन होती है। खास करके ऐसे में पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन ही कन्वे की जाती है, यानी जो आपका मैसेज है वो फ्रॉम हेड टू एम्प्लॉयज, यानी हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक ट्रांसफर होता है, इसे अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका ना क्वेश्चन पेपर में आया था, उन्होंने आपको एक तरफ टाइप्स दे दी थी, लिस्ट दे दी थी कम्युनिकेशन के टाइप्स की, दूसरी तरफ उनके एग्जांपल्स दी थी, उन्होंने कहा था मैच करके बताओ। सो देखो जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है वो फेस टू फेस होती है, यहाँ पे रियल टाइम में इन पर्सन कम्युनिकेशन की जाती है। जो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, उसकी बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर वाले आपको मैसेज दे देते हैं प्रिंट फॉर्म में, ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस पे उसको रीड कर लेते हो, बस उसमें इन पर्सन रियल टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होती। जो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है उसकी बेस्ट एग्जांपल है बोर्ड रूम मीटिंग। अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन की जब हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फीडबैक का। देखो जो फीडबैक है ना, बेसिकली ये ऑडियंस फीडबैक जिस बंदे को या जिस ऑडियंस को आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, आपके मैसेज में जो वो रिस्पॉन्स देता है उसे हम फीडबैक कहते हैं। अब फीडबैक वर्बल यानी बोलकर भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल यानी थ्रू डिफरेंट क्यूज भी हो सकती है। इसके अलावा फीडबैक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों प्रकार की हो सकती है। अब सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है। देखो पॉजिटिव फीडबैक वो फीडबैक है जो सपोर्टिव है, जो इनकरेजिंग है, मतलब जो आपने मैसेज दिया है, जब आपके मैसेज के सपोर्ट में आप अगला बंदा रिस्पॉन्स देता है जिसने मैसेज रिसीव किया, तो वो सपोर्टिव बन जाएगी, यानी आप किसी को बूस्ट करते हो, इनकरेज करते हो। मतलब बेसिकली जो ये पॉजिटिव फीडबैक है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में हेल्प करती है और उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म। अब जो ये कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म है ये नेगेटिव फीडबैक का दूसरा नाम है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जब आपकी नेगेटिव फीडबैक होगी, यानी ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव आपका कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म नेगेटिव होता है नेचर में और डिस्करेजिंग है, यानी ये मोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं देता। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम को, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी मोटिवेशन को डैमेज करता है।
आगे हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक ऐसी फीडबैक है जो स्पेसिफिक है, एक चीज को लेके, एक्शनेबल है, हेल्पफुल है। यानी जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना, यानी अगर आप उसको अपनी थ्योरीज पे अप्लाई कर लेते हो तो बहुत रिफाइनमेंट मिलती है। सेम तरीके से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है, बीइंग स्पेसिफिक, एक्शनेबल और हेल्पफुल। यानी एक चीज को लेके होगी, अगर आप उस चीज को मद्देनजर रख के कोई एक्शन ले लेते हो, यानी उसमें आपके रिफाइनमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। अब आपको परफॉर्मेंस किस तरीके से इंप्रूव होगी उनको पता चलेगा, उनको ना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये एरिया में उनको कुछ नया काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे आती है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। देखो कम्युनिकेशन की कुछ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस पड़ती हैं। अब जो ये कम्युनिकेशन की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, ये वो कॉस्ट और यानी वो कीमत या वो फायदे हैं जो कम्युनिकेशन एफर्ट के साथ एसोसिएटेड है। मतलब इनको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों फॉर्म्स में समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। यानी ये वो कीमत जो आपको कम्युनिकेशन करते टाइम बियर करनी पड़ती है और जो फायदे आपको कम्युनिकेशन के करने के थ्रू मिलेंगे वो सारे के सारे उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के अंदर आ जाती हैं। यानी अब ठीक है, ये समझ आ गया। इन शॉर्ट जो ये फीडबैक थी, फीडबैक का तो मैंने आपको बता दिया, फीडबैक कहीं ना अफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने में हेल्प करती है, आपकी मैसेज की क्वालिटी बनाए रखने में हेल्प करती है। कि मतलब आप फीडबैक आपके जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो ना उसकी क्वालिटी तो मेंटेन रखता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देगा। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं जो आपका इंटेंशंस है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप क्यों फीडबैक कर रहे हो, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कम्युनिकेशन की अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा जो आप कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो हर चीज में जब आपने कोई एफर्ट किया तो वो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है और उसकी आपको रिटर्न क्या मिलेगी, क्या वो आप कम्युनिकेशन कॉस्ट इफेक्टिवली कर रहे हो, इकोनॉमिक आउटकम्स क्या निकलेंगे, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे आपके कम्युनिकेशन एफर्ट करने के। ठीक है, समझ गए। आगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के। अब पहले तो इनका मतलब समझते हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जो वो सोशल एनवायरनमेंट में होता है या सेटिंग में होता है जहां पे कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली वो शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स एंड नॉर्म्स हैं या जो एक पर्टिकुलर कल्चर प्रोवाइड कर रहा है उसके मेंबर्स को। मतलब देखो अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो यानी आपको वो कल्चर के आपकी वैल्यूज होंगी, आपके बिलीव्स होंगे, आपके कुछ नॉर्म्स होंगे कल्चर के, यानी जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो ये चीज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब पहला कम्युनिकेशन को सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है, फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ गया, तीसरा आता है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट जिसमें आ जाती है कम्युनिकेटर्स के रिलेशनशिप क्या है, यानी उनकी रिलेशनशिप की नेचर क्या है, वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, उनके रोल्स क्या हैं, उनके पावर डायनामिक्स क्या है, उनका इंटरपर्सनल डायनामिक्स क्या है, यानी उनकी पोजीशंस क्या है। ठीक है, चौथा कॉन्टेक्स्ट आता है लीगल कॉन्टेक्स्ट और जिसे हम डिलेट, बट पहले ना ये देखो ये तीन मेजर है ना, ये मेन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, आपका कल्चरल, आपका सोशल और आपका रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको वो कह दें लीगल और डिलेड कॉन्टेक्स्ट ना, ये कोई कॉमन डिटर्मिनेंट्स नहीं है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के, ऑल्दो कई बार ये इम्पैक्ट डाल देते हैं बट ये नॉट सो कॉमन, मतलब बहुत रेयर है। ये भी आपको एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको ये 5 कॉन्टेक्स्ट दिए थे, उन्होंने कहा था इनमें से 3 डिटर्मिनेंट्स बताओ, यानी जो मतलब 3 नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मेजर डिटर्मिनेंट्स बताओ जो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। सो दैट वर द सोशल कॉन्टेक्स्ट, आपका रिलेशनल और लास्ट इज आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब आगे आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इंट्रापर्सनल, हमने इंटरपर्सनल भी कर लिया, ग्रुप भी कर लिया, मास भी कर लिया। एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन थी, देखो कम्युनिकेशन जब इंडिविजुअल के अंदर हो, मतलब उसके अपने दिमाग, देखो कई बार हम क्या करते हैं अपने दिमाग के अंदर ही एक दूसरे से बातें करते ना, हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को एक दूसरे अपने अंदर अंदर हम सोचने लग पड़ते हैं कि कन्वे होते रहे, ये होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है हमारी कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक, खास करके यानी जब अगर आपको देखो कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिव होगी ना उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो आती है क्लैरिटी। देखो अगर तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो वो एक तो क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो आप कहना चाहते हो वो बिल्कुल बिना किसी झोल मोल के क्लियरली बता रहे हो, वो अगला बंदा उसको इजीली समझ पा रहा है। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज का जो आप यूज कर रहे हो एक तो वो कंसाइज होना चाहिए,
स्पेसिफिक होना चाहिए और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भाषा आप यूज करो वो बिल्कुल साफ हो, ठीक है। इस क्लैरिटी से क्या होता है, इससे ये चीज इंश्योर हो जाती है कि जो मैसेज जो आप देना चाहते थे ना अगले बंदे को, उसने वो ही रिसीव किया और उसने बिल्कुल ठीक उसको इंटरप्रेट किया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड की यूज किया था, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखो एम्बिग्यूटी कम्युनिकेशन में इसका मतलब है लैक ऑफ क्लैरिटी या मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ मैसेज। यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आपके कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब वो बिल्कुल साफ तरीके से नहीं आप कर पा रहे, या आपका रिसीवर जो आप मैसेज दे रहे हो उसका मल्टीपल मतलब निकल रहा, तब एम्बिग्यूटी आ जाती है कम्युनिकेशन में। यानी जब मैसेज एम्बिगियस होगा ना, उससे ना चीजें समझ नहीं आएंगी, कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगी, आप चीजों को गलत समझोगे, यानी इन शॉर्ट कहीं ना कहीं इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। सो जो क्लियर कम्युनिकेशन होते हैं वो, यानी जब आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर होगी, वो क्लियर कम्युनिकेशन बन जाएगी, यानी उससे क्या होगा, एक तो मैसेज इजी से समझ आ जाएगा और जो आपके मिस कम्युनिकेशन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसाइजनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी आप करोगे ना, जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो, एक तो वो कंसाइज होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड। देखो आप अगर कथाएं सुना रहे हो, आप स्टोरीज सुना रहे हो, मैसेज आपका जस्ट एक वर्ड का है, पर आपने उसको कन्वे करने के लिए पूरी स्टोरीज सुना दी, पता नहीं कितना कुछ आप 2-3 घंटे बोलते रहे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये वाली कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव होगी नहीं। सो आपको अननेसेसरी डिटेल्स, यानी जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है, जिन चीजों की रेपिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज करते हो तो आप एक तो रिसीवर का इंटरेस्ट बनाए रखोगे कम्युनिकेशन में, और दूसरी उसकी अटेंशन बनी रहेगी, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एफिशिएंटली कंडक्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तीसरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है एक्यूरेसी। देखो कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि जो मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसका जो जिस इंटेंशन से आपने किया वो सेम इंटेंशन रिसीवर तक पहुंचे, और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो सेम मैसेज ही रिसीवर रिसीव करे। सो आपको इसलिए इस चीज़ को करने के लिए एक तो आपको अपनी लैंग्वेज एक्यूरेटली यूज करनी पड़ेगी, मतलब आप जो बोल रहे हो वो अगले को समझ आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज प्रिसाइज यूज करो, मतलब आमने देखो अगला बंदा मान लो सपोज करो दिल्ली से है, उसको हिंदी आती होगी, अब आप दिल्ली के बंदे को अगर मराठी में समझाओगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। सो एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करो, बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, जो प्रोवाइड आप करना चाहिए उसको ही प्रोवाइड करो, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ट्राई करो कि आप एरर्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को अवॉइड कर पाओ। आगे आता है रेलेवेंस। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब रेलेवेंट अब इन चीज़ों को लेके एक तो कॉन्टेक्स्ट और दूसरी रिसीवर की नीड्स क्या है। यानी देखो आप वो चीज़ें ही कम्युनिकेट करो जो रिसीवर को चाहिए, यानी जो चीज़ वो मांग ही नहीं रहा आप उसको और ही कुछ बताई जा रही हो। सो अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, जो रिसीवर का इंटरेस्ट है, जो उसके कंसर्न्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने उनको पूरा करना है, ठीक है। यानी आपका मैसेज रेसोनेट करना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए रिसीवर के लिए। आगे आता है एक्टिव लिसनिंग। देखो एक्टिव लिसनिंग एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें आपको स्पीकर इट इन्वॉल्व्स फुली एंगेजिंग विद द स्पीकर, पेइंग अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। यानी देखो अगर आप मान लो रिसीवर हो कम्युनिकेशन में, ठीक है, आपको सेंडर का यानी जो आपका स्पीकर है आपको उसके साथ फुली इंगेज होना पड़ेगा, आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मतलब एक्टिव लिसनिंग मतलब आप चीजें अच्छे से सुन रहे हो, मतलब आपके ऊपर से नहीं चीजें जा रही, आप अटेंशन दे रहे हो जो वो वर्बली मुंह से बोल रहा है या नॉन वर्बल क्यूज वो चूज कर रहा है, जो वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है आप उसको देख रहे हो, आप एम्पैथी के साथ काम कर रहे हो। सो इन शॉर्ट अगर आप एक्टिवली सुनते हो अगले को, इससे एक तो आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे अगर मैं आपको बताऊं, जो एक्टिव लिसनिंग है इसको ना एक तरह के कम्युनिकेशन टेक्निक माना गया जिसमें आप बहुत क्लोज अटेंशन देते हो, पे करते हो अटेंशन टू द स्पीकर। मतलब जो स्पीकर कह रहा है, जैसे मान लो अगर मैं आप ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, अगर आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुन रहे हो मतलब आप एक्टिवली उसको लिसन कर रहे हो, ठीक है। इवन ये आप रिस्पॉन्ड करते हो, जो ये चीज आपका दर्शाता है कि भाई स्पीकर को ये पता चल रहा है कि मेरा जो स्पीकर मैसेज कन्वे कर रहा था वो रिसीवर को समझ आ चुका है, ठीक है। सो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स बनाने में, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो अगर आपके कोई इश्यूज अराइज होंगे उसको रिजॉल्व करने में, और कहीं ना कहीं इवन ये इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है नॉन वर्बल क्यूज। देखो नॉन वर्बल क्यूज में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप कम्युनिकेशन में क्या यूज बना रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके जेस्चर्स क्या, आप किस तरीके से अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, आपकी बोलने की वॉइस कैसी है, ये सारी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
आपकी जब आप ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती हैं, यानी ये आपकी इमोशंस बताती हैं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रही है वो बताती है, आपका एटीट्यूड क्या है स्पीकर का, आप इवन बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी वो कहते हैं ना बिना बोले बहुत, एक ना डायलॉग है, मतलब आंखें बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक समझ गए। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक क्या है, यानी देखो अफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेंडर कन्वे करेगा रिसीवर को मैसेज, और जो रिसीवर है उसके बदले में उस मैसेज का जो रिस्पॉन्स देगा उसको हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। यानी फीडबैक जब आती है आपके रिसीवर की तरफ से, तो ये ना एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जो क्लैरिफाई कर पाओ जो आप मैसेज की इंटेंशन थी कि वो रिसीवर ने सेम ही रिसीव किया, उसको समझ सेम ही आया है, क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं, आप मैसेज को एडजस्ट कर सकते हो कि ताजो जो इंटरप्रिटेशन आप चाहते हो कि रिसीवर आपके मैसेज की करे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। 8th आती है अडेप्टेबिलिटी, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अडेप्टेबल होना पड़ेगा टू डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स, प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। देखो हर बंदे का यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी बीइंग इंडिविजुअल्स उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगी, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग अलग होंगे। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपने कंडक्ट करनी है तो आपको इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ अडेप्टेबिलिटी तो करनी ही पड़ेगी। यानी अगर आप डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करते हो ताजो आप अपने ऑडियंस जिनको आप मैसेज कन्वे कर रहे हो उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाओ, इससे क्या होगा, एक तो आपके मैसेज की समझ बहुत अच्छी होगी और यही कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो आपके मैसेज को मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जो आप उसको कहना चाहते हो वो उसी मैसेज को उसी इंटेंशन में समझ लेगी। 9th आता है एम्पैथी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एम्पैथाइज करना पड़ेगा आपको विद इमोशंस, पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। यानी जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो यानी आपकी इमोशनल एम्पैथी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यानी जितना आप एम्पैथी फोस्टर करोगे उतना ही आपका ट्रस्ट बनेगा सेंडर और रिसीवर में, एक सोशल इंटरेक्शन होगी, एक सोशल बॉन्ड बनेगा, कनेक्शन बन जाएगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये थी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है प्रोपेगेंडा क्या होता है। देखो प्रोपेगेंडा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। देखो जो प्रोपेगेंडा ना बेसिकली ये ना एक अनएथिकल कम्युनिकेशन इसे माना गया, यानी एक होती है एथिकल कम्युनिकेशन यानी विद एथिक्स, एक होती है अनएथिकल कम्युनिकेशन जिसमें हम कुछ गलत चीजें करते हैं। तो प्रोपेगेंडा को एक अनएथिकल कम्युनिकेशन ही माना गया जिसमें आप डिसएमिनेशन करते हो इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज था। अब आप ठीक है इंफॉर्मेशन और आइडियाज को डिसएमिनेट कर रहे हो और स्प्रेड कर रहे हो, बट उसके पीछे जो इंटेंशन है ना, जो मतलब है उसका, जो आपका लक्ष्य है ना, वो ये है कि आप बंदों की, जो बंदे यानी जो ऑडियंस है जो आपका मैसेज को रिसीव करे, आप उनके ओपिनियंस को, बिलीव्स को या एक्शन को मैनिपुलेट करना चाहते हो या इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, यानी जैसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है यानी वोटिंग के टाइम पे, ये वही चीज़ है। सो प्रोपेगेंडा में ऑफन क्या किया जाता है, बायस्ड और मिसलीडिंग टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, यानी आप जानबूझ के गलत चीजें करते हो, मिसलीडिंग टैक्टिक्स यूज करते हो, जो असली फैक्ट्स हैं यानी जो असली इंफॉर्मेशन उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है कि वो और ही कुछ दिखती है, मतलब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप ज्यादा दिखा देते हो। अगर आपकी कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है बट वो नेगेटिव है नेचर में, मतलब वो आपकी वैसे तो वो असलियत है बट आप अगर उसको बताते हो तो आपकी पोजीशन खराब होती है, तो आप उसको हाइड कर लेते हो, ओमिट कर लेते हो, यानी ये पर्टिकुलर एजेंडा या व्यू पॉइंट किसी पे भी हो सकता है प्रोपेगेंडा। सो ये तो था अनएथिकल कम्युनिकेशन का जिसे हम प्रोपेगेंडा के नाम से जानते हैं। और जो एथिकल कम्युनिकेशन है इसमें आप ऑनेस्टी, हर चीज जो है सो है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, या आपको मतलब आपके दिमाग में सच्चाई की रिस्पेक्ट है। सो सब जब सीधा सीधा सही सही किया जाता है तब वो एथिकल कम्युनिकेशन होती है। अब आगे पेपर में आया था कि उन्होंने ना आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जम्बल्ड वे में दे दिए थे, वो कह रहे थे इसको ना सीक्वेंस में करके दो। अब ये एलिमेंट्स एज जो लिस्ट कटलिब इट एल ने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग है। सो देखो जो कटलिब ने लिस्ट प्रोवाइड की थी ना एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन में, उसमें सबसे पहले आता है क्लाइमेट ऑफ बिलीफ। देखो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर, यानी वो एटमॉस्फेयर ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी का और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होगा जो आपको एक कम्युनिकेटर और ऑडियंस के बीच में क्रिएट करना पड़ेगा। देखो ऑडियंस आपको तब ही सुनेगी अगर उनका आप पे भरोसा होगा। अगर आपका किसी पे
मतलब ऑडियंस का अगर आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आपको उन पे भरोसा ही नहीं है, तो वो आपकी कभी भी बात सुनेंगे ही नहीं। सेकंड था पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगर आप उसको वन वे बनाते हो, अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन करते हो, तो उससे एक तो एक्टिव इंगेजमेंट नहीं होगी, मतलब आप जो कहना चाहोगे ना वो मतलब जहाज की तरह सिर से निकल जाएगा ऑडियंस के। सो आपको कहीं ना कहीं ऑडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनसे फीडबैक लेनी पड़ेगी, उनके नजरियों को वैल्यू देनी पड़ेगी। तीसरा आता है प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म। आपको बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे ऑडियंस को, जो जब आप कम्युनिकेशन मतलब अगर वो कम्युनिकेशन आपके साथ करते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है उससे जो बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे ऑडियंस को, आपको उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको ये चीज़ बताना पड़ेगी, अगर आप ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंडल्ज कर रहे हो तो आपको ये फायदे होंगे, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। मैसेज क्लैरिटी, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो एक तो वो बिल्कुल क्लियर है, यानी जो मतलब बहुत कम वे में, कंसाइज वे में, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल इजीली वो समझ आ रहा है ऑडियंस को। लास्ट आता है कंसिस्टेंसी, यानी आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी मैसेज में। यानी इससे क्या होगा, इंश्योरिंग कोहेरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बैलेंस बना के चलना। देखो हर एक चीज़ के अपने फायदे अपने नुकसान है। ना तो वर्बल कम्युनिकेशन अकेली ज्यादा बेनिफिट देगी, ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अकेली देगी। अगर आपको उनका बैलेंस बना के दोनों को इकट्ठा चल के चलना है, अपने मैसेज की कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जिससे क्या होगा, एक तो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होंगे। ठीक है, समझ के अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है, हमने कम्युनिकेशन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली। अब हम करने जा रहे हैं बैरियर्स क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देखो सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। आप जब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, जो उनकी फ्लुएंसी होती है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंडर करती है। अब इंडिया बीइंग अ मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल कंट्री, इसमें मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट है। यानी अगर मान लो सपोज करो, मान लो अब नॉर्थ का बंदा साउथ के साथ बात कर रहा है, वैसे तो नो प्रॉब्लम, आपकी कई कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं, बट वो उतनी फ्लुएंसी से बीइंग दोनों के डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे कह लो अगर इंडिया, देखो इंडिया की लो एग्जांपल पहले इससे अच्छे से समझ आएगा। नॉर्थ का नॉर्मल बंदा साउथ के बंदे से बात करेगा, यानी दोनों की लैंग्वेजेस में डिफरेंस आ गया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है। इससे कई चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मिस इंटरप्रिटेशन मैसेज की हो जाती है, और आप कई बार अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेसली बता ही नहीं पाते कि आप कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट सेकंड आता है नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, नॉइस जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे नॉइस होगी, इंटरप्शंस होगी, या एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अब जैसे मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, अगर साथ जैसे मैं क्लास, अभी आपको कोई नॉइस तो नहीं आ रही ना, मान लो कहीं पे साइड में ऊंची ऊंची म्यूजिक चल पाए, मतलब वो आपको मेरी मैसेज आपके तक पहुंचाने में आपको डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करेगा। सो ये होती है नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। या आप मान लो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप अपना लेक्चर सुन रहे हो, और अभी आपके घर के बगल से मान लो वो बारात निकल रही है और उनका बैंड म्यूजिक इतना ऊंचा है, ठीक है, सो वो आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब इसके ना अलग अलग होती हैं जो आपकी, मतलब इन शॉर्ट जो ये नॉइस और डिस्ट्रैक्शंस है ना, आपकी ये कम्युनिकेशन में कंसंट्रेशन को भंग कर देती है, अटेंशन आपकी इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, आपको मैसेज का मतलब ही नहीं समझ आता है। सबसे पहले इसमें आती है चैनल नॉइस। अब ये वो इंटरफेरेंसेस और डिस्ट्रप्शंस है जो अक्कर हो रही है कम्युनिकेशन चैनल में। अब मान लो जैसे मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, बीच में अगर हमारी लाइव क्लास यूट्यूब पे चल रही है, बीच में नेट कनेक्शन उठ जाए, सो ये चैनल की नॉइसेस होती हैं, ये स्टैटिक और डिस्टॉर्शन के नाम से, ये बेसिकली चैनल नॉइस है। नेक्स्ट आती है सिमेंटिंग नॉइस। जब आप चीज़ों का मतलब गलत समझ रहे हो, यानी आप मिस कम्युनिकेट कर रहे हो या मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, अब ये आपके नज़रिए के कारण हो रही है, आपकी लैंग्वेज के कारण कह लो, या आपको मतलब देखो, जब आपने इन शॉर्ट जो मैंने आपको चीज़ें यानी मैसेज में आपको कन्वे करना जा रहा हूँ, जब आप उसका मतलब ही गलत समझ लेते हो किसी भी कारण, कोई भी फैक्टर हो सकता है, यानी वो सिमेंटिक नॉइस है। साइकोलॉजिकल नॉइस होती है जब आपके जो दिमाग में आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं या बैरियर्स चल रहे हैं। अब ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, यानी जब टीचर्स लेक्चर डिलीवर करते हो, बच्चे सोए नहीं होते, मतलब वो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी वहाँ पे होती है, बट उनका माइंड नहीं होता। टीचर क्या नहीं देता कि कहाँ पे गवाचे हुए हो या कहाँ पे गुम हुए हो, ये उनकी साइकोलॉजिकल नॉइस है, यानी जो उनके इंटरनल उनके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस या बैरियर्स चल रहे हैं, यानी और ही कुछ वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। ये ऐसा स्टेट है डिसऑर्डर का या रैंडमनेस का जो अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी को, यानी कितनी, इससे अगर एंट्रोपी होगी तो मतलब अगर ये स्टेट ऑफ डिसऑर्डर कंडक्ट होगा या होगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी वो कहीं ना कहीं हार्म होगी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ क्लैरिटी।
जब आपने मैसेज को बहुत पुअर फॉर्मुलेशन किया उसके, मतलब जो चीज़ आप बनाना चाहते थे एक तो वो क्लियर नहीं है, उसको पुअरली फॉर्मुलेट किया, उससे कोई मैसेज तो जाना रहा, यानी चीज़ें तो नहीं आपके रिसीवर को अच्छे से समझेंगे, उससे बस कन्फ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन ही होगी। अगर आप एमबीएस लैंग्वेज यानी आपकी लैंग्वेज नहीं क्लियर है, उसमें आप घपला कर रहे हो, आप इतने टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे हो, इतने टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगले को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मैसेज की समझ को हिंडर करती हैं। ये खास करके कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे रिसीवर को डिफरेंट लेवल नॉलेज होता है बैकग्राउंड, वहां पे ये चीज चल जाती है। अगर मान लो सपोज करो जैसे अब अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं जो ये सेशन है पूरा इंग्लिश में कंडक्ट करूं, तो उनके लिए ये टेक्निकल जार्गन से कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ये कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। देखो कल्चरल डिफरेंसेस कम्युनिकेशन स्टाइल्स में होते हैं, जो कल्चर के नॉर्म्स हैं उनके कारण होते हैं, जो वैल्यूज हैं उनके कारण, यानी कल्चर के हर बंदा एक कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, और हर एक कल्चर के अपने कानून है, अपने नॉर्म्स हैं, अपनी गाइडलाइंस हैं, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, मतलब बोलने का तरीका भी आपको कल्चर ही बताता है। तो देखो जितने अलग अलग कल्चर्स होंगे उतने ही पोस्ट चैलेंजेस फेस किए जाएंगे कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंडक्ट करने में। सो जितने ये डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, इनमें हर एक कल्चर की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, डायरेक्टनेस के रिगार्डिंग और वर्बल क्यूज के रिगार्डिंग या कम्युनिकेशन हिरार्की के रिगार्डिंग, ये चीज़ें सारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंडक्ट करने पे इंपैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देखो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिफेंसिवनेस या पर्सनल बायस भी कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट डालते हैं। देखो अगर रिसीवर कोई टेंशन में चल रहा है तो वो आपके मैसेज को सेम इंटेंशन से कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और ही जगह पे है। सो जो ये बैरियर्स है, एक तो ये इफेक्टिव लिसनिंग पे इंपैक्ट डालते हैं। आप अगर आपका दिमाग और कहीं पे आपके कोई टेंशन है या आपको कोई एंजाइटी है या स्ट्रेस है जो आपको बॉदर कर रहा है, तो आप अगले बंदे की बात अच्छे से सुन ही नहीं पाओगे, आप ओपननेस और एम्पैथी होगी नहीं, जिससे मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अगर देखो कम्युनिकेशन तब भी इनफेक्टिव होगा अगर रिसीवर फुली अटेंटिव है ही नहीं, मतलब अगर आप देखो अगर आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते, वो धक्के से वो आपको अपनी बातें सुना रहा है, यानी आप उसको एक्टिवली लिसन ही नहीं कर रहे, उसको सुन ही नहीं रहे, आप अंगेज ही नहीं कर रहे, तो डैम श्योर है जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव ही होगी। आपको चीज़ों के मतलब जो अगला बंदा जिसको आप सुनना ही नहीं चाहते, आप उसका मैसेज कभी भी सुनोगे नहीं, उसके मैसेज का मीनिंग कभी भी आपको समझ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, यानी अगर देखो अब ये वही एग्जांपल आ गई, जैसे हम अब अपना यूट्यूब पे लाइव सेशंस अगर कंडक्ट करें, बीच में इंटरनेट बंद हो जाए या उसकी स्पीड स्लो हो जाए, यानी ये टेक्नोलॉजी के कारण। अगर मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया तो उसमें ऑडियो नहीं आ रही, यानी ये जब टेक्नोलॉजी आप कम्युनिकेशन में लेके आओगे, जो भी टेक्नोलॉजी के कारण बैरियर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी इनफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ लीड करेंगे। ठीक है, इवन जो ये आपके टेक्नोलॉजी में अगर आप ईमेल भेज रहे हो, आपने टाइप गलत कर दिया या आपको सेंड गलत बंदे को गया, ये सारा कुछ इसमें ही आ जाता है। आगे ना सिमेंटिक बैरियर मैंने का टॉपिक है, सिमेंटिक बैरियर मैं आपको करवा चुका हूँ, एक बार फिर देख लें। देखो सिमेंटिक बैरियर तब होते हैं जब आपको मैसेज में समझने में डिफिकल्टी आ रही है, और ये डिफिकल्टी क्यों आ रही है, क्योंकि मैसेज में डिफरेंट या वेरिड कनोटेशंस यूज की जा रही है। आप जो वर्ड्स या मतलब जो वर्ड्स, फ्रेजेस और सिंबल्स मैसेज में यूज किए गए हैं कम्युनिकेशन के दौरान, आपने उन सिंबल्स का मतलब ही गलत समझ लिया, मतलब सेंडर और कोई वे में कॉन्टेक्स्ट में कनोटेशंस में वो वर्ड्स को, सिंबल्स को यूज कर रहा था, आपने और ही कोई उसका मतलब निकाल लिया। ठीक है, तो ये होता है सिमेंटिक बैरियर। आगे मैंने आपको नॉइसेस करा दिया। नॉइसेस बेसिकली 3 मेजर प्रकार की होती हैं, ये मैं डिटेल करा चुका हूं, चैनल की, सिमेंटिक और साइकोलॉजिकल नॉइस, ये आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेरिएड कनोटेशंस का। अब ये आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है, ये नॉइसेस मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार पढ़ लेना। अब आती हैं कॉनोटेशंस। क्या है ये ना, डिफरेंट मीनिंग्स और एसोसिएशंस होती है जो एक वर्ड या फ्रेज की होते हैं, जो डिपेंड करता है कि उसको कॉन्टेक्स्ट किस में कहा गया। देखो आप अलग अलग वर्ड्स यूज करते हो, अलग अलग फ्रेजेस यूज करते हो, हर एक वर्ड के या फ्रेजेस के अलग अलग ही मीनिंग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के मीनिंग होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, एक सफर, एक हिंदी का सफर है, एक इंग्लिश का सफर है, दोनों के बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। कहाँ दोनों को सफर जाता है, इंग्लिश का सफर ये कहता है कि आपने कोई चीज को फेस किया, आपको बहुत परेशानी हुई। हिंदी का सफर ये कहता है कि आप कहीं पे जा रही हो। अब वर्ड सफर यूज किया गया, लैंग्वेज आपको पता नहीं चली भी किस में यूज किया गया, यानी वर्बल थी,
ठीक है, वर्बल में अब वो तो नहीं पता चलेगा ना अगला इंग्लिश में कह रहा है या हिंदी में कह रहा है, यानी उस एक वर्ड का अलग ही कॉन्टेक्स्ट निकल गया, अलग ही मीनिंग निकल गया। ये होते हैं कनोटेशंस। यानी इवन पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंडिविजुअल्स के इन्वॉल्व है जो कम्युनिकेशन है, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीजें स्टडी की जाती है। ठीक है, आगे आते हैं कलर्स क्या मीनिंग क्या। देखो जो मीनिंग ऑफ कलर्स है ना, उसका मतलब है जो आपके मीन्स है कम्युनिकेशन के, जो हैविली इन्फ्लुएंस होते हैं एक बंदे के कल्चरल बैकग्राउंड के कारण, यानी जो आप तरीके या मीन्स यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के, उनको वो हैविली इन्फ्लुएंस होंगे आपके कल्चरल बैकग्राउंड के द्वारा। यानी जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग सिंबल्स दिए गए अलग अलग कलर्स को। मतलब एक कल्चर में रेड कलर और कुछ बताता है, दूसरे कल्चर में रेड कलर अलग चीज़ बताता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के बताऊं तो जो रेड है वो सिंबलाइज करता है लक और प्रॉस्पेरिटी को कई कल्चर्स में, और वो कई कल्चर्स में उसको डेंजर और पॉइजन बताता है। सो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ये डिफरेंट कलर्स के मीनिंग्स हैं जो अलग अलग कल्चर्स में अलग हैं, तो ये चीज़ कहीं में आपके कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि कल्चर किस तरीके से मीनिंग ऑफ कलर्स को इन्फ्लुएंस करता है। देखो जो कल्चर है ना वो इन्फ्लुएंस करता है मीनिंग ऑफ कलर्स को बहुत सारी नंबर ऑफ वेज में। उसमें सबसे पहले आती है दी एसोसिएशंस दैट आर मेड विद अ पर्टिकुलर कलर। देखो अगर आप कोई एसोसिएशन एक पर्टिकुलर कलर के साथ करते हो तो उसका भी इम्पैक्ट बढ़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो कलर रेड कलर है जो उसको हमेशा वो एसोसिएट करते हैं विद लव, पैशन एंड डेंजर। यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो रेड कलर को एज अ सिंबल ऑफ लव या पैशन या डेंजर मानते हैं। नेक्स्ट आता है जो सिंबोलिज्म दैट इज अटैच टू पर्टिकुलर कलर। अगर मैं आपको इसको यानी जो सिंबल्स अटैच या पर्टिकुलर कलर से, यानी जो चाइनीज है कल्चर है वो रेड कलर को गुड लक और प्रॉस्पेरिटी के साथ एसोसिएट करता है। तीसरा वे कह रहे हैं द वे दैट कलर्स आर यूज्ड इन आर्ट एंड डिजाइन। आप कलर्स का आर्ट और डिजाइन में किस तरीके से यूज कर रही हो। ठीक है, ये चीज भी इन्फ्लुएंस करती है कि आपका मैसेज किस तरीके से कंसीव या परसीव किया जाएगा। यानी जो रेड ट्रैफिक लाइट है उसको हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि वो वार्निंग का भी आपको रुकना है बहुत सारे कल्चर्स में। ठीक है, सो ये थी कुछ आपके मीनिंग ऑफ कलर्स और उनके एग्जांपल्स जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। लास्ट आज के सेशन की चीज आती है कनोटेटिव वर्ड्स कैरी एडिशनल मीनिंग्स बियॉन्ड द लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन। बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो ये डिफरेंट कनोटेटिव वर्ड्स होते हैं ना, इनका एक तो लिटरली मीनिंग है जो आपको मेंशन्ड है बुक्स में या आपके नोट्स वगैरह में या आपकी डिक्शनरी में, बट इनका कई ये मीनिंग उनसे भी आगे बियॉन्ड लेके जाते हैं। इनके मीनिंग्स उन जो मेंशन्ड है ना बुक्स से या डिक्शनरीज में, लिटरेचर में उससे भी ज़्यादा ये एडिशनल मीनिंग्स कन्वे करते हैं। जैसे जो ये मीनिंग्स है ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कल्चरल फैक्टर्स के कारण। बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो भी आपके कनोटेटिव वर्ड्स का इन्फ्लुएंस डालेगा। उसकी एसोसिएशंस क्या है, यानी जो ये कनोटेशंस है डिफरेंट कल्चर्स में, कम्युनिटीज में और इंडिविजुअल्स में अमंग वेरी करते हैं। जो कल्चरल मीनिंग अटैच किया जाता है कनोटेटिव वर्ड्स का वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि मैसेजेस को शेप करने में, कि उनको किस तरीके से समझा जाएगा, उनको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम आज का करते हैं सेशन कंप्लीट। कल के सेशन में अब हम नेक्स्ट आपके हमारा कल का सेशन होगा बिजनेस फाइनेंस का, और वो कल का सेशन लास्ट सेशन होगा। फिर हमारी बिजनेस फाइनेंस की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी में, डेली क्विज भी इवन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सो जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो जो पीडीएफ्स है वो आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, क्लासेस यूट्यूब में मिल जाएंगी। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।